औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ऑर्डर 41, जो कि लॉ गेट के सिलेबस में भी शामिल है और वैसे भी अपील के सिलसिला में कुछ रूल्स बयान किए गए हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें ऐड हैं और साथ साथ इसकी एलेबोरेशन जो है वो मैं करती जाऊँगी। तो सबसे पहले ये चीज़ आती है अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्रीज़, यानी कि जो हमारी डिक्रीज़ होते हैं उनके अगेंस्ट जब हम अपील में जाते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार होता है। इसमें हम ये चीज़ें जानेंगे कि अपील जो है एज अ मेमोरेंडम किस तरह से पेश की जाती है, फिर मेमोरेंडम में कंटेंट्स कौन से शामिल किए जाते हैं, आया कि अगर ऐसे कंटेंट्स हों जो कि मेमोरेंडम में शामिल उस टाइम ना किए गए हों और बाद में कोई अपीलांट जो है वो अर्ज करना चाहता हो बिफोर कोर्ट, तो वो किस तरह से उनको शामिल कर सकता है। इसके अलावा रिजेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम किस तरीके से होगी। अगर प्लेंटिफ्स या डिफेंडेंट्स मोर देन 1-2 यानी कि एक ज़्यादा तादाद में मौजूद हों तो वो प्रोसीडिंग्स को किस तरह से लेकर जाएंगे। तो इस तरह के मुख्तलिफ मामलात हैं और इसके बारे में हम जो है वह बड़े ब्रीफली इस चीज़ को जो है आसान अंदाज में बयान करते जाएंगे ताकि जो हमारा ऑर्डर है ये अच्छे तरीके से कवर अप हो सके। तो सबसे पहले जो हमारा रूल है वो ये फॉर्म ऑफ अपील, यानी कि जो हमारी अपील है वो किस किस्म और किस अंदाज में पेश की जानी चाहिए। तो नंबर 1 तो इसकी चीज़ आती है कि मेमोरेंडम की शेप में होनी चाहिए। तो इसके बारे में जो हमारी लैंग्वेज ऑफ लॉ कहती है कि एवरी अपील शैल बी प्रेफर्ड इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम साइंड बाय अपीलांट और हिज प्लीडर और प्रेजेंटेड टू द कोर्ट और टू सच ऑफिसर एट as it appoints in this behalf. The memorandum shall be accompanied by a copy of the decree appealed from, unless the appeal at court dispenses therewith of the judgment on which it is founded. अब इसके जो एलिमेंट्स आते हैं, सबसे पहले तो हमें यह है कि एक जो अपील है इन शेप ऑफ मेमोरेंडम होनी चाहिए, उसके ऊपर सिग्नेचर्स होने चाहिए अपीलांट या उसके प्लीडर के। फिर उसके बाद क्या चीज़ आती है इसके अंदर कि हमारी जो मेमोरेंडम है उसकी कॉपीज़ जो है वो जितनी हो सके वो बनानी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर आती है। अब इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है लॉ गेट के MCQ से रिलेटेड भी कि अपील जो है किस तरह से पेश की जाएगी। तो इन शेप ऑफ मेमोरेंडम की जाएगी। मेमोरेंडम जो है वो साइंड होना चाहिए। तो जब साइंड होगा प्लीडर की तरफ से या अपीलेंट की तरफ से, जब कोर्ट के सामने रखा जाएगा तो कोर्ट का जो ऑफिसर है जो इस चीज़ के लिए वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पे तैनात है, वो इसको जब एक्सेप्ट करेगा तो वो भी अपने सिग्नेचर करेगा, भाई मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद इसकी क्लॉज 2 है कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम। तो कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम में क्या आता है कि द मेमोरेंडम शैल बी सेट फोर्थ concisely and under distinct heads the grounds of objection to the decree appealed from without any argument or narrative, and such ground shall be numbered consecutively, जैसे हम कंसेक्टिवली भी कह सकते हैं। अच्छा जी, तो इसके अंदर ये चीज़ आती है कि हमारे जो कंटेंट्स हैं उनको किस तरह से पेश किया जाएगा। तो उसमें लिखा हुआ है कि मुख्तसर और कंसाइजली और डिस्टिंक्ट हेड्स के साथ, यानी कि अलग-अलग ज़िमनात उसके बनाए जाएंगे और हमने उसमें बताना है कि हम किस वजूहात की बना पर अपील में गए हैं, कौन सी चीज़ है जिस पे हमें एतराज़ है, ठीक है। इसके अंदर हमने आर्गूमेंट्स और नेरेटिव्स वगैरह शामिल हरगिज़ नहीं करने, जस्ट हमने उन चीज़ों को जिसके ऊपर हमें एतराज़ की बना पर अपील में है वो चीज़ें हमने ऐड कर देनी। इसके अलावा इसी शेप में हमारे पास हाई कोर्ट की अमेंडमेंट आई और उसके अंदर जो है वो चीज़ बताएगी प्रोवाइडेड दैट व्हेन 2 और मोर केसेस आर ट्राई टुगेदर एंड डिसाइडेड बाय द सेम जजमेंट और 2 और मोर अपील्स फाइल्ड अगेंस्ट द डिक्री वेदर बाय द सेम और डिफरेंट अपीलांट्स, द ऑफिसर अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ में, if satisfied that the questions for the decisions are analogous in each appeal, dispense with the प्रोडक्शन ऑफ मोर देन 1 कॉपी ऑफ द जजमेंट। अब इसके अंदर चीज़ ये आती है कि बाज़ दफ़ा एक ही नवैयत के मामलात या जो डिक्रीज होती है उनके ख़िलाफ़ अपील जब में जाया जाता है तो उसका फ़ैसला जो है वो एक बारी सुना दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह हम कहते हैं कई मुकदमात का फ़ैसला जो है वो सुना दिया गया एक जजमेंट के अंदर, तो उसकी रीज़न ये होती है कि वो जो हमारे जितने भी मुकदमा चल रहे होते हैं वो एक सेम नेचर में चल रहे होते हैं। तो फिर
उसका जब इतलाक़ किया जाता है या कोई चीज़ डिसाइड की जाती है, जजमेंट की रीज़न जो है वो सबके लिए एक जैसी होती है, तो उसके अंदर भी ये है कि अदालत उसको उस तरह से जारी कर देती है उस जजमेंट को। तो इसमें ये चीज़ इसी लिहाज से देखी जा सकती है कि अगर जो है वो जो मुकदमात ऐसे हैं जिनकी एक जैसी नेचर है, तो फिर अपील के अंदर भी जब जाते हैं तो जो हमारी अदालत है वो इस रीजनिंग को मद्देनज़र रखते हुए केस को सुन लेती है। उसके बाद है नंबर 2 पे ग्राउंड्स विच मे बी टेकन इन अपील। अब इस असूल के अंदर जो बात बताई गई है वो ये है कि सबसे पहले जिसका आम असूल है या जनरल रूल है वो ये है कि जो चीज़ आपने मेमोरेंडम में ऐड कर दी वो इनफ है। मोस्टली इसके बाद अगर आप कुछ रेज़ करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इन केस कि आप ये लीव ऑफ द कोर्ट लें, यानी कि कोर्ट से एक सेपरेट जो है वो इजाज़त लें कि भाई ये चीज़ें थी बाद में आई हैं तो मैं इसमें शामिल करना चाहता हूँ। अगर कोर्ट इसको समझे कि ठीक है शामिल की जानी चाहिए, तो फिर कोर्ट जो है वो इसको देख लेगी और फिर आपको इजाज़त दे देगी, तो आप जो है उसको उस तरह से देख पाएंगे। अब जो नेक्स्ट हमारी चीज़ आती है वो आता है हमारा ऑर्डर जो है वो 3 आता है, रिजेक्शन और अमेंडमेंट से रिलेटेड। इसको हम यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं कि रिजेक्शन अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम के अंदर कौन कौन सी चीज़ शामिल होती है। हम इस रूल को पढ़ने लगे हैं। वेयर द मेमोरेंडम ऑफ अपील इज़ नॉट ड्रॉन अप इन द मैनर्स हियर इन बिफोर प्रेस्क्राइब्ड, इट मे बी रिजेक्टेड or be returned to the appellant for the purpose of being amended within time to be fixed by the court or be amended then and there। अब इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि अगर आप मेमोरेंडम की शेप में अपील फ़ाइल नहीं करते तो कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो आपके इस मामले को रिजेक्ट कर देगी और वापस कर देगी, या तो उसको कहेगी कि आप अमेंड कर लें, या फिर वो आपको कहेगी कि भाई मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि आपने इसको इन शेप ऑफ मेमोरेंडम जो है इसमें शामिल नहीं किया। अब इसके अंदर मज़ीद 2 क्लासेस हैं। वेयर द कोर्ट रिजेक्ट्स एनी मेमोरेंडम इट शैल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर सच रिजेक्शन। अब जहाँ कोर्ट कोई मेमोरेंडम को रिजेक्ट कर देती है तो कोर्ट यकीनी तौर पर उसकी वजूहात भी बताएगी कि मैंने इस वजह से जो है इसको यहाँ पर रिजेक्ट किया है। और अगर रूल 3 में चीज़ बताई गई है कि अपील को कहीं अमेंड किया गया है तो उसके बाद अमेंडमेंट करने के बाद जब ऑफिसर के सामने पेश कर दी जाएगी अपील जो अमेंडेड की गई है, तो फिर उसके ऊपर उस पर्सन के सिग्नेचर भी मौजूद होंगे। उसके बाद हम चलते हैं अपने रूल 4 के ऊपर। रूल जो है 4 बयान करता है वन ऑफ सेवरल प्लेंटिव्स और डिफेंडेंट्स में ऑब्टेन रिवर्सल ऑफ होल डिक्री वेयर इट प्रोसीड्स ऑन ग्राउंड कॉमन टू ऑल। अब इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है हमारे रूल 4 के अंदर, इसको मैं जूम करके दिखा रही हूँ। इसमें ये चीज़ है कि सेवरल प्लेंटिव्स हैं और डिफेंडेंट्स हैं, तो उसमें ये चीज़ आती है कि जब वो अपील में जाते हैं और उनकी ग्राउंड्स भी कॉमन है तो उनमें से कोई एक जो है वो सामने आ सकता है और ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स जो है मामले को डील कर सकता है और अदालत इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करती है। तो ये चीज़ आती है कि अब जो डिग्री का फ़ैसला है उस लिहाज से भी अदालत उन तमाम लोगों के हक़ में जो है फ़ैसला कर सकती है, क्योंकि वो एक जैसे राइट्स ही रख रहे हैं या एक काज ऑफ एक्शन में वो हिस्सेदार होते हैं, तो इस तरह से उसका फ़ैसला भी हो सकता है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स एंड ऑफ एग्जीक्यूशन, कि अगर हम जो है वो जब अपील में चले जाते हैं, नॉर्मल और जनरल रूल ये है कि अपील जो है वो किसी डिग्री की एग्जीक्यूशन के अगेंस्ट स्टे तस्वुर नहीं की जाती। हाँ, लेकिन अगर अपीलांट कोर्ट उसको प्रेफर करें इन केस के जो एग्जीक्यूशन है उसके मरहले को स्टॉप कर दिया जाए या स्टे कर दिया जाए, या वो डायरेक्ट कर दे एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को कि भाई आप इसे उतनी देर तक रोक दें जबकि अपील जो है वो फ़ाइल नहीं हो जाती या अपील के ऊपर मामला जो है वो चल रहे हैं, इसलिए एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया जाए। तो इसके अंदर ये चीज़ बयान की गई है, हम इसे लैंग्वेज ऑफ लॉ में पढ़ लेते हैं। क्या है कि एन अपील शैल नॉट ऑपरेट एज अ स्टे ऑफ प्रोसीडिंग, जैसा कि जनरल रूल है, अंडर अ डिक्री और ऑर्डर अपील फ्रॉम एक्सेप्ट सो फार एज द अपीलेट कोर्ट में ऑर्डर
नॉर शैल एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री बी स्टेड, यानी कि जो एग्जीक्यूशन की अब डिक्री में चले गए हैं तो वो स्टे नहीं होगी, वो काम साथ साथ होता रहेगा। लेकिन अगर कोर्ट ये समझती है कि नहीं हमने इस मामले को स्टे करना है तो वो कर सकती है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्टे है एग्जीक्यूशन के मामला को इल्तवा में लेकर जाना या प्रोसीडिंग्स को इल्तवा में लेकर जाया जाए तो कौन सी कोर्ट कर सकती है। तो हमारा जो फर्स्ट क्लॉज है वो इख्तियार देता है अपीलेट कोर्ट को, और जो सेकंड क्लॉज है वो हमें इख्तियार दे रही है स्टे बाय कोर्ट विच पास द डिक्री, कि वो भी जो एग्जीक्यूशन है उसको स्टे कर सकती है। अब इसके अंदर जो क्लॉज 3 है और फिर उसके अंदर ए बी सी बयान किया गया, ये वो वजूहात हैं जिसकी बिना पर हम कहेंगे कि हम जो है एग्जीक्यूशन को स्टे में लेके जाना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दीज रीज़न। सो क्या क्या रीजंस हो सकती हैं। वो नंबर क्लॉज ए में है दैट सब्सटेंशियल लॉस में रिजल्ट टू द पार्टी अप्लाइंग फॉर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन अनलेस द ऑर्डर इज़ मेड। अब जो पार्टी है जो एग्जीक्यूशन को स्टे में लेकर जाना चाहती है वो ये कहेगी कि मुझे एक ऐसा लॉस हो सकता है जो कि इरिपेयरेबल लॉस है, तो इस वजह से मैं एग्जीक्यूशन को स्टे करवाना चाह रही हूँ। दूसरी में वो बताती है कि मैंने जो एप्लीकेशन अपील की दी थी वो किसी अनरीज़नेबल डिले के बगैर दी है, ठीक है, इसलिए मेरा मामला अपील में चला गया तो एग्जीक्यूशन को स्टे किया जाए। थर्ड चीज़ वो ये बताएगी कि मैंने वो सिक्योरिटी जमा करवा दी है, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूशन के एसेंशियल एलिमेंट्स में से एक थी कि जब तक एग्जीक्यूशन को अपील में लेकर जाया गया है तो जो हमारी जजमेंट डेटर है वो एक सिक्योरिटी की शेप में अदालत को पैसे डेक्रिटेरियल अमाउंट जो है फ्राहम करता है, तो वो कर चुका है, तो इसलिए अब जो इसे है वो इल्तवा में लेकर जाया जाए, तो ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है। अब हमारा 6 रूल बयान कर रहा है सिक्योरिटी के मामला को, कि सिक्योरिटी के मामला जो है वो किस तरह से डील किए जाते हैं इसके अंदर। तो इसमें यह चीज़ आती है कि व्हेन एन ऑर्डर इज मेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फ्रॉम विच एन अपील इज पेंडिंग, द कोर्ट विच पास द डिक्री शैल ऑन सफिशिएंट काज बीइंग शोन बाय द अपीलांट रिक्वायर सिक्योरिटी to be taken for the restitution of any property which may be or has been taken in execution of the decree or for the payment of the value of the such property। अब इसके अंदर जो सारी बात है वो ये तय है कि जब आप अपील को जो है वो नेक्स्ट ले जाना चाह रहे हैं और स्टे के अंदर जाना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आपने अगर प्रॉपर्टी की रेस्टिट्यूशन करनी है तो उसके बारे में आपने श्योरिटी फ्राहम कर देनी है। मूवेबल प्रॉपर्टी का अपना तरीक़ाकार है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसका अपना तरीक़ाकार है, तो ये सारी सूरत हाल जो है इस क्लॉज के अंदर बयान की गई है। 7 रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज से सिंगल लाइन है बट इसके अंदर जो चीज़ ऐड कर दी है अक्सर MCQs में लॉ गेट्स के सिलेबस के हवाले से पूछ ली जाती है कि जो गवर्नमेंट है क्या उससे भी इस केस में श्योरिटी ली जा सकती है, तो उसका असूल 7 बनता है नो श्योरिटी टू बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट और फॉर पब्लिक ऑफिसर इन सर्टेन केसेस। तो आप ये देख लिए माइंड में रख लें कि रूल 7 है ऑर्डर 41 का कि जो गवर्नमेंट के मामला हैं या पब्लिक ऑफिसर्स के मामला हैं उसके अंदर उनसे श्योरिटी नहीं ली जाती। अब हम मूव करते हैं अपने 8 रूल पे, वो है एक्सरसाइज ऑफ पावर इन अपील फ्रॉम ऑर्डर मेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो अब इसके अंदर उन्होंने बताया कि क्या क्या पावर्स जो हैं वो अपील के अंदर जो है वो शामिल की जा सकती हैं उस ऑर्डर के अंदर जो कि हमने अपील के सिलसिला में इस्तेमाल करना है। द पावर कन्फर्म्ड बाय रूल 6 और 5 शैल बी एक्सरसाइजेबल वेयर एन अपील मे बी और हैज़ बीन प्रेफर्ड नॉट फ्रॉम द डिक्री बट फ्रॉम एन ऑर्डर मेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ सच डिक्री। अब एक तो होता है कि हम डिग्री के अगेंस्ट अपील करते हैं, यानी कि डिग्री से मुराद ये कि हमारा जो फाइनल सारी चीज़ें फिट होकर आ चुकी हैं, बट ये भी हो सकता है कि आपको एक डिग्री से कोई इतराज़ ना हो लेकिन उस डिग्री के अंदर कोई ऑर्डर है कि जिसके साथ आपको इतराज़ है, तो आप ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जाना चाह रहे हैं। तो हमें जो रूल 8 है वो ये बताना चाह रहा है कि जब आप 8 में जाते हैं, ठीक है, रूल 8 में बताता है कि अगर आप डिग्री के किसी ऑर्डर के अगेंस्ट जाना चाहते हैं तो उसके अंदर भी सिक्योरिटी की इम्प्लीमेंटेशन के वही असूल चलेंगे जो कि आप 5 या 6 के अंदर पढ़ रहे हैं। अब हमारा जो है वो नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है जो कि बात करता है प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ अपील। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो हमारा
पार्ट है अपील के सिलसिला में, क्योंकि इसमें हमने ये बताना है कि हमारी अपील बेसिकली रजिस्टर्ड कैसे होती है, हमें कैसे पता चलता है कि वो रजिस्टर हो गया है। तो हमारी क्लॉज रूल 9 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बात करता है रजिस्ट्री ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील। वेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अपील इज एडमिटेड, the appellate court or the proper officer of that court shall endorse thereon the date of presentation and shall register the appeal in book to be kept for the purpose। तो सबसे पहले बात ये आती है कि जब आपकी अपील दायर हो जाती है तो उसको रजिस्टर जब किया जाता है, उसके ऊपर वो जो ऑफिसर वहाँ पर मौजूद है वो उसके ऊपर सिग्नेचर करेगा, उसे एंडोर्स करेगा और फिर उसका जो है इदखाल कर देगा किसके अंदर, वो रजिस्टर के अंदर जो कि अपील के लिए वहाँ पर अदालत में मुख्तस किया गया है। दूसरा हमारा आता है रजिस्टर ऑफ अपील्स। सच बुक शैल बी कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ अपील्स। तो ये जो बुक्स हम पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बुक्स। रजिस्टर ऑफ अपील्स जो है वो कहलाता है। अपीलेट कोर्ट में रिक्वायर अपीलेंट टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर कोस्ट। अब इसके अंदर चीज़ अगेन फिर वही आ जाती है जो हम पीछे पढ़ के आते हैं कि जो अपीलेट कोर्ट है वो जो अपीलांट है उसको अपनी डिस्क्रिशन के ऊपर भी कह सकती है कि वो जो है सिक्योरिटी जमा कराए, और अगर रिस्पोंडेंट जो है वो दरख्वास्त देता है कि भाई जो हमारा प्लेंट क्या उसे कहते हैं अपीलेंट है वो जो है वो सिक्योरिटी जमा करवाए उस चीज़ की ना एग्जीक्यूशन के सिलसिला में, कि जो है बेशक ये अपील का इख्तियार इस्तेमाल कर रहा है लेकिन एग्जीक्यूशन क्योंकि स्टे में लेकर जाना चाहता है तो उसकी श्योरिटी जमा करवा दे, तो फिर वो श्योरिटी जो है वो जमा करवानी पड़ेगी। तो ये इसका असूल हो जाता है जो कि मेन चीज़ें इसके अंदर एडिड हैं। उसके बाद हमारा आता है रूल 11, पावर टू डिसमिस अपील विदाउट सेंडिंग नोटिस टू लोअर कोर्ट। अब ये इसके अंदर क्या तरीक़ाकार है कि जो हमारी अपीलेंट कोर्ट है उसके पास ये इख्तियार है, अगर वो समझती है या फिर समझे तो क्या करती है कि वो हियरिंग के लिए अपीलांट को एक जो है वो दिन मुख्तस कर देगी और डे फिक्स कर देगी, उस पर उनको सुना जाएगा उनके मामलात को। और अगर जो अदालत है वो अपील को डिसमिस करना चाहती है तो वो निचली कोर्ट को ज़रूरी नहीं है कि नोटिस सेंड करे, वो इसको सेंड किए बगैर भी उसको डिसमिस कर सकती है। सो ये इसके अंदर चीज़ें इंपॉर्टेंट थी बयान किया गया। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि जो हमारी अपीलेट कोर्ट है क्या उसके पास ये इख्तियार है कि वो अपील डिसमिस कर दे विदाउट सेंडिंग द नोटिस टू द लोअर कोर्ट। तो इसके अंदर आएगा कि यस, ये इख्तियार हमारी अपीलेट कोर्ट के पास है कि वो इसको अगर रिजेक्ट करना चाहती है और डिसमिस करना चाहती है तो कर सकती है। डे फॉर हियरिंग अपील, इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि हियरिंग के लिए जो है वो एक डे मुख्तस किया जाएगा, अदालत मुख्तस कर देगी जिसके ऊपर जो है वो बात सुनी जाएगी अपीलांट की। ये हमारा बन जाता है 12। उसके बाद है अपीलेंट कोर्ट टू गिव नोटिस टू कोर्ट हुज डिक्री अपील्ड फ्रॉम। वेयर द अपील इज़ नॉट डिसमिस्ड अंडर रूल 11, जो हमने ऊपर बताया कि जो कोर्ट है अपीलेंट कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो विदाउट नोटिस भी कर सकती है। तो अब नोटिस जो है वो क्या उसे कहते हैं, अदालत ने अपील उस रूल के तहत डिसमिस नहीं की तो अदालत ने क्या किया है कि नोटिस सेंड कर दिया उस कोर्ट को कि जिसके पास एग्जीक्यूशन का इख्तियार था। तो अब इसके अंदर सिचुएशन क्या आती है, ट्रांसमिशन ऑफ पेपर्स टू अपीलेट कोर्ट वेयर द अपील इज फ्रॉम द डिक्री ऑफ द कोर्ट द रिकॉर्ड of which are not disposed in appellate court, the court receiving such notice shall and with all practicable dispatch all material paper in the suit or such papers as may be specifically called for by the appellate court। अब नॉर्मली यहाँ पे चीज़ जो आती है वो ये है कि appellate court एक ऐसी अदालत है जो कि पॉइंट ऑफ लॉ पे डिस्कशन करती है, पॉइंट ऑफ फैक्ट की तमाम बातें ट्रायल कोर्ट में होती हैं। लेकिन अब सूरत हाल इस तरह की हो गई है कि अपीलेट कोर्ट को मामले की जांचकारी के लिए कहीं पॉइंट पे जो है वो कॉल फॉर रिकॉर्ड मंगवाना पड़ जाता है लोअर कोर्ट से। तो फिर जो हमारी बड़ी अदालत होती है, हमारी जो अपीलेट कोर्ट है, वो फिर नोटिस जारी कर देगी छोटी अदालत को कि वो उनको इस सिलसिले में रिकॉर्ड फ्राहम करें। नेक्स्ट हमारा आता है 14 पब्लिकेशन सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डे फॉर हियरिंग अपील। अब इसके अंदर वो सारा तरीक़ेकार लिखा गया है कि पब्लिकेशन और सर्विस ऑफ नोटिस जो है वो
किस तरह से होगी, इसमें यह है कि नोटिस ऑफ द डे फिक्स्ड अंडर रूल 12 शैल बी फिक्स्ड इन द अपीलेंट कोर्ट हाउस एंड अ लाइक नोटिस शैल बी सेंट बाय द अपीलेंट कोर्ट टू द कोर्ट फ्रॉम हुज डिग्री द अपील इज़ प्रेफर्ड। तो वो नोटिस जो है वो अपीलेंट कोर्ट के डोर पे भी लगेगा, इसके साथ साथ वो नोटिस फराहम कर देगी अपनी लोअर कोर्ट को भी कि ये चीज़ें उसे चाहिए और ये जो नोटिस है ये उसे दिया गया है। फिर इसके बाद सर्विस इसकी कर दी जाएगी, डिफेंडेंट को भी समन कर दिए जाएंगे ये अपील के सिलसिले में जो कागजात हैं, और इस तरह से ये तरीक़ेकार इख्तियार करते हुए मामलात को जो है वो तय कर लिया जाएगा। तो ये तरीक़ेकार हम ये समझ सकते हैं कि पूरा नोटिस क्या हो, और इसके अंदर वही सेंस चल रही है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं कि किस तरह से नोटिस जो है वो जारी किया जाता है, न्यूज़पेपर में कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर अपीयर किस तरह से होना है, तो उसमें बताया गया है कि करस्पॉन्डेंट खुद भी हो सकता है, अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा जो असूल बन रहा है वो है रूल 15 है, वो डील करता है कंटेंट्स ऑफ नोटिस के नोटिस के कंटेंट्स क्या होंगे। द नोटिस टू बी रिस्पोंडेंट शैल डिक्लेयर दैट इफ डज नॉट अपीयर इन द अपीलेंट कोर्ट ऑन द डेज ऑफ फिक्स द अपील विल बी हर्ड एक्स पार्टी। तो सिंपल इसके अंदर है कि नोटिस में ये बात बताई गई है कि अगर आप अपील सुनने के लिए नहीं आते तो फिर अपील का एक तरफा फैसला हो जाएगा। अब उसके बाद है प्रोसीजर ऑन हियरिंग। अब मोस्टली इसका जो अपील हो या सूट हो, जो इनके असूल या प्रोसीजर्स हैं सेम उसी तरीके से हैं कि क्या होते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है इसके अंदर अल्फाज का और कुछ चीज़ों का। तो हमारा रूल 16 है राइट टू बिगिन ऑन द डे फिक्स्ड और एनी अदर डे टू द बी द हियरिंग में बी एडजॉर्न द अपीलेंट शैल बी हर्ड इन सपोर्ट ऑफ द अपील, कि उस दिन को बुलाया जाएगा, अपीलेंट शामिल होगा और अपील के बारे में मामला देखे जाएंगे। द कोर्ट शैल बी देन इफ इट डज नॉट डिसमिस द अपील एट द वंस हेयर द रिस्पोंडेंट अगेंस्ट द अपील एंड इन सच केस द अपीलेंट शैल बी एंटाइटल टू रिप्लाई। तो इसमें ये चीज़ बताई गई है कि वो डिसमिस नहीं कर देगी अपील, अगर रिस्पोंडेंट नहीं आता उसके लिए भी जो है कुछ वक्त दिया जाएगा कि रिस्पोंडेंट आ जाए। ये हम रूल पढ़े हैं 16 की क्लॉज 2, तो फिर कुछ फैसला किया जाएगा। उसके बाद आता है रूल 7 डिसमिसल ऑफ अपील फॉर अपीलेंट्स डिफ़ॉल्ट। अब ये चीज़ ज़रूर आती है कि एक अपीलेंट जो है उसको विजिलेंट होना ज़रूरी है। जिस दिन डे फिक्स था, रूल 17 की बात कर रहे हैं, वो उस दिन नहीं आया तो फिर अदालत को इख्तियार है कि वो डिसमिस कर दे हमारे जो अपील के एप्लीकेशन को या अपील को। हियरिंग अपील एक्स पार्टी, अगेन फिर वही बात आती है कि अगर जो रिस्पोंडेंट है वो अपीयर नहीं होता तो फिर एक्स पार्टी मामला भी हो सकता है। रूल 18 है डिसमिसल ऑफ अपील वी आर नोटिस नॉट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अपीलेंट फेलियर टू डिपॉजिट कॉस्ट। अब इसके अंदर ये चीज़ आती है 18 रूल जो है वो डील कर रहा है कि जब समनिंग करनी थी उन कागजात की, तो जो पैसे पे करने थे वो अपीलांट ने नहीं किए। अब जिसकी वजह से वो समन इशू नहीं हो सके, तो उसकी वजह से वो मामला डिसमिस हो गया अपील का। तो जो हमारा है क्या उसे कहते हैं अपीलेंट, वो वहाँ पे आएगा और अगर वो एक रीज़नेबल ग्राउंड बता देता है कोर्ट को कि जिस वजह से मैं पैसे नहीं दे सका, वजूहत ये थी, अदालत समझती है कि हाँ ठीक है सही कह रहा है और रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं, तो फिर अदालत जो है वो दोबारा से उसको कहेगी कि कॉस्ट आप दें ताकि समनिंग जो है वो की जाए। रूल 19 बनता है रीएडमिशन ऑफ अपील डिसमिस्ड और डिफ़ॉल्ट। इसमें ये चीज़ आती है कि उसका जो अपील डिसमिस हो गई है उसका रीएडमिशन भी हो सकता है और उसको दोबारा से सुना जा सकता है। इसके अंदर अगेन फिर ये चीज़ बता रही है कि अगर आपने रीएडमिशन करवाना है तो आपने उसके अंदर सफिशिएंट रीजंस बतानी है कि भाई इस वजह से मैं जो है वो उस दिन पेश नहीं हो सका, क्या वजूहत थी। उसके बाद हमारा है रूल 20 पावर टू एडजॉर्न हियरिंग एंड डायरेक्ट पर्सन अपियरिंग इंटरेस्टेड टू बी मेड रिस्पोंडेंट। इसके अंदर ये चीज़ आती है इस पूरे रूल के अंदर, इसका खुलासा ये है कि एक अदालत जो है वो हियरिंग को मुलतवी भी कर सकती है। इसके अलावा एक ऐसा शख्स जिसका इंटरेस्ट उस अपील में था, बेशक वो पार्टी ऑफ द केस नहीं है, अदालत उसको बुला सकती है और कहेगी कि आएँ और अदालत में आकर इस चीज़ को देखें क्योंकि आपकी इंटरेस्ट जो है वो इसके अंदर डेवलप्ड है। तो इस तरह से भी बुलाया जा सकता है।
तो ये हमारी अपीलेंट कोर्ट का इख्तियार है। 221 री हियरिंग ऑन एप्लीकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट अगेंस्ट होम एक्स पार्टी डिक्री मेड। और जिस तरह ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अगर रिस्पोंडेंट नहीं आता तो एक्स पार्टी डिक्री जो है इन केस ऑफ अपील हो जाएगी। अब रिस्पोंडेंट जो है वो आ गया है, क्या अब उसको ये है कि वो इख्तियार के राइट हासिल है कि वो री हियरिंग की दरख्वास्त दे सके? तो हाँ जी, वो भी री हियरिंग की दरख्वास्त दे सकता है और वो हमारा रूल बनता है 21। उसके बाद है अपॉन हियरिंग रिस्पोंडेंट में ऑब्जेक्ट टू डिक्री एज इफ़ ही हैड प्रेफर्ड सेपरेट अपील। अब वो कहते हैं 22 के अंदर अब हमारा रिस्पोंडेंट है वो आ चुका है, उसने जो है हियरिंग में अपने आप को सामने पेश कर दिया, अदालत ने उसकी सुनवाई भी की। तो इसको हम इस तरह से समझें कि जिस तरह कि उसने एक सेपरेट अपील फ़ाइल की। तो इस पूरे असूल के अंदर यही फॉर्म जो है वो बताई गई है कि इसको हम ये तसव्वुर करेंगे जिस तरह के एक सेपरेट अपील के थ्रू वो आया है। उसके बाद हमारा बनता है रूल 23 रिमांड ऑफ केस बाय अपीलेट कोर्ट या अपीलेट कोर्ट के अगर जो अपीलेट कोर्ट है वो रिमांड ऑफ केस करना चाहे तो उसमें क्या होगा? वेयर द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री एंड अपील इज प्रेफर्ड हैज़ डिस्पोज्ड ऑफ द सूट appellate court may, if it is thinks fit by order, remand the case and may further direct what issue shall be tried in so remanded। इसमें ये चीज़ आती है कि appellate court केस को रिमांड भी कर सकती है। अब केस को रिमांड करने का क्या मकसद आता है? लोअर कोर्ट के पास लगा देती है दोबारा से और उसे कहती है कि इस मामले को दोबारा देखे। अगर कहीं शहादत लेनी है तो एडिशनल एविडेंस ले सकती है, तो लोअर कोर्ट को कहेगी कि इस जगह पर दोबारा से इस चीज़ को देखें। तो ये हम ये कह सकते हैं कि बड़ी यानी कि अपीलेट कोर्ट का डायरेक्शंस हैं हमारी लोअर कोर्ट के पास। रिमांड का मतलब होता है कि उस सूट को वापस कर देना, कि एक बार इस अपने जो आपका फैसला है उसके ऊपर नज़रसानी कीजिए, इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है रूल 24 वेयर एविडेंस ऑन रिकॉर्ड सफिशिएंट अपीलेंट कोर्ट में डिटरमाइन केस फाइनली। अब उसमें चीज़ आती है कि अगर इस असूल में बात की है, अगर आपके पास एविडेंसेस जो हैं वो ऐसे हैं कि ऑन रिकॉर्ड आप समझते हैं कि सफिशिएंट हैं और दोनों अदालतें इस चीज़ पर एग्री हैं, तो फिर जो हमारी अपीलेट कोर्ट है वो इस चीज़ को फाइनली डिक्लेयर्ड कर देगी, डिटरमाइन कर देगी कि इस चीज़ को इस तरह से देखा जाए बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि आपके पास एविडेंस सफिशिएंट है। 25 वेयर अपीलेट कोर्ट में फ्रेम इश्यूज एंड रेफर देम फॉर ट्रायल टू कोर्ट हुज डिक्री अपील्ड फ्रॉम। अब इसके अंदर तरीक़ाकार क्या है कि जो अपीलेट कोर्ट है वो फ्रेमिंग ऑफ इशू करेगी और ट्रायल के लिए रेफ़र कर देगी उस कोर्ट के पास कि जिसकी डिग्री के अगेंस्ट अपील हुई है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा रूल है फाइंडिंग एंड एविडेंस टू बी पुट ऑन रिकॉर्ड ऑब्जेक्शन टू फाइंडिंग्स। Such evidence and finding shall form part of the record in the suit and either party may within a time to be fixed by the appellate court present a memorandum of objection to any findings। अब इसमें ये चीज़ पता है कि किसी भी शिक जो कि मेमोरेंडम में पेश की गई है अगर उस पर एतराज़ है तो उसके ऊपर एक टाइम दिया गया है कि इतने इतने में आप जो इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर एतराज़ अपना दाखिल करवा दें, तो दूसरी पार्टी को भी कोई एतराज़ दाखिल करवाना होगा तो उतने टाइम ड्यूरेशन में करवा सकती है। क्लॉज 2 बात करती है डिटर्मिनेशन ऑफ अपील के। आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड सो फिक्स फॉर प्रेजेंटिंग सच मेमोरेंडम द अपीलेट कोर्ट शैल प्रोसीड टू डिटरमाइन द अपील। अब उसमें कहते हैं कि उसके बाद जो टाइम जो है वो फिक्स कर दिया गया मेमोरेंडम का, उसके बाद अदालत का ये तरीक़ाकार होगा कि वो अपील की डिटर्मिनेशन की तरफ चलेगी। Production of additional evidence in appellate court. The parties to an appeal shall not be entitled to produce additional evidence, whether oral or documentary, in the appellate court, but if the court from whose decree the appeal is preferred has refused to admit evidence which ought to be have been admitted। अब चीज़ें सबसे पहले तो आती है कि जो एविडेंस ट्रायल में थी उसको अपीलेट कोर्ट में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। एक जनरल रूल है कि वो नहीं सुनेगी, क्योंकि हमारी जो अपीलेट कोर्ट है वो जो फैक्ट्स ऐसे जो चीज़ें ऐसी हैं जो कि लॉ से रिलेटेड है उनमें कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है उसको मद्देनज़र रखती है। तो एविडेंसेस की रिकॉर्डिंग ये तमाम मामला हमारी ट्रायल कोर्ट के थे।
चलें, अब ये चीज़ आ गई है कि एडिशनल एविडेंस कहाँ पर फॉल करती है। फॉर एग्जांपल कि हमारी जो लोअर कोर्ट थी उसने एविडेंस को लेने से रिफ्यूज़ कर दिया, तो वो जो हमारा एपिलेंट है वो बताएगा कि भाई मैंने किया था, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, तो इस वजह से मैं एपिलेंट कोर्ट के सामने ये एविडेंस पेश कर रहा हूँ। द एपिलेंट कोर्ट में court require any document to be produced or witness to be examined to enable its pronounce judgment or any other सब्सटेंशियल कॉज। दूसरी सूरत हाल ये है कि अगर अदालत जो हमारी अपीलेट कोर्ट है वो भी समझते हैं कि भाई इस मामले पे मुझे एविडेंस मंगवाने की ज़रूरत है, तो वो भी इस पे एविडेंस जो है वो मंगवा सकते हैं। तो ये मेन इंपॉर्टेंट इसके अंदर बातें थी। नेक्स्ट हमारा आता है 27 रूल प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस इन अपीलेट कोर्ट। अब प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस इन अपीलेट कोर्ट किस तरह से होगी वो बताया गया है कि द अपीलेट कोर्ट आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस अलाउ द पार्टीज टू अपील टू प्रोड्यूस एडिशनल एविडेंस वेदर ओरल और डॉक्यूमेंट्री, यानी कि ओरल भी वो एविडेंस फ्राहम करते हैं, डॉक्यूमेंट्री भी फ्राहम कर सकते हैं। द कोर्ट फ्रॉम हुज डिग्री द अपील हैज़ बीन प्रेफर्ड हैज़ रिफ्यूज टू एडमिट एविडेंस विच और टू हैव बीन एडमिटेड। अब इसके अंदर भी वही चीज़ें बताई गई हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अदालत एग्री कर जाएगी, वो कहेगी हाँ जी ठीक है एडिशनल एविडेंस आप दीजिए। आपने एडिशनल एविडेंस देनी है, आप ओरल भी दे सकते हैं, इन शेप ऑफ डॉक्यूमेंट्री भी दे सकते हैं। तो वजूहत बनाई, फिर अगेन बता दी गई कि वो एडिशनल एविडेंस इस वजह से ली गई कि जो हमारी लोअर कोर्ट थी उसने नहीं ली थी, या फिर हमारी जो अपीलेट कोर्ट है उसने मुनासिब समझा कि एक बार इस सिलसिले में एविडेंस मंगवा ली जाए। अब हमारा रूल बनता है 28 मोड ऑफ टेकिंग एडिशनल एविडेंस। जो एविडेंस ली जाएगी इसका मोड क्या है। वेयर एडिशनल डिग्री अलाउड टू बी प्रोड्यूस द अपीलेट कोर्ट में ईदर टेक सच evidence or direct the court from the whose decree the appeal is preferred or any other subordinate court to take such evidence and to send it when take to the appellate court। अब वो खुद भी ले सकती है, फिर हमारी जो लोअर कोर्ट है और कोई और कोर्ट को भी कह सकती है कि भाई आप इसकी तरह एविडेंसेस लीजिए और ये रिकॉर्ड तैयार करके हमें फ्राहम कीजिए। तो ये हमारा बनता है 29 पॉइंट टू बी डिफाइंड एंड रिकॉर्डेड। अब वो कहते हैं कि जहाँ पर किसी भी मुद्दे के मुतल्लिक आपने एडिशनल एविडेंस दी है तो उस एविडेंस को बाकायदा तौर पर डिफाइंड करना और रिकॉर्डेड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा रूल है 30 जजमेंट इन अपील। अब हमारी जो अपील की जजमेंट है वो किस तरह से आनी है उसके मामला बयान किए गए हैं। जजमेंट व्हेन एंड वेयर प्रोनाउंस द अपीलेट कोर्ट आफ्टर हियरिंग द पार्टीज और देयर प्लीडर्स एंड रेफरिंग टू एनी पार्ट ऑफ द proceedings whether an appeal or in the court from whose decree the appeal is preferred to which reference may be considered necessary shall pronounce judgment in open court। नंबर 1 चीज़ आती है कि जो हमारी प्रोनाउंसमेंट है वो ओपन कोर्ट में होगी। पॉइंट टू बी नोटेड, जिस पे ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। इधर एट वंस, अब क्या हो सकती है, एट वंस भी हो सकती है, और ऑन सम अदर फ्यूचर डे ऑफ द विच नोटिस शैल बी गिवन टू द पार्टीज टू देयर प्लीडर्स। और किसी और डे के ऊपर प्रोनाउंसमेंट ऑफ अपील हो सकती है, जजमेंट ऑफ अपील हो सकती है, जो कि अदालत नोटिस फ्राहम करेगी पार्टीज या प्लीडर्स को। तो इसमें यह चीज़ पूछी जा सकती है कि भाई जो जजमेंट है वो कहाँ पे और कैसे सुनाई जाएगी। तो जी ओपन कोर्ट में होगी, एट वंस भी सुनाई जा सकती है और सम अदर डे भी सुनाई जा सकती है। 31 में कंटेंट्स डेट एंड सिग्नेचर ऑफ जजमेंट, के जजमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होगी। द जजमेंट ऑफ द अपीलेट कोर्ट शैल बी इन राइटिंग, द पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन एडिट होगा, द डिसीजन देयर ऑन, द रीजंस फॉर द डिसीजन वेयर द डिग्री अपील्ड फ्रॉम इज रिवर्स्ड और वेरिड, द रिलीफ टू विच द अपीलेंट इज एंटाइटल्ड। तो ये चीज़ें इस तरह से बाकायदा तौर पर उसमें शामिल होंगी। 32 रूल है what judgment may direct, the judgment may be for confirming, varying or reversing the decree from which the appeal is preferred, or if the parties to the appeal agree as to form which the decree in appeal। कि जो हमारी जजमेंट है वो क्या चीज़ डायरेक्ट करेगी। तो ये इसके अंदर चीज़ बताई गई है कि जो अपील के अंदर ऑर्डर दे दिया जाएगा वो अपीलेट कोर्ट जो है वो हमारी लोअर कोर्ट को भी दे देगी कि इस तरह से जो है वो इसके ऊपर डिग्री फ्राहम की गई है और इसको इस तरह से फॉलो किया जाए। 33 है हमारा पावर ऑफ कोर्ट ऑफ अपील।
The appellate court shall have power to pass any decree or make any order which ought to have been passed or made and pass or make such further or other decree। अब इसके अंदर चीज़ जो हमारे आती है वो ये है कि जो हमारी अपीलेंट कोर्ट है वो जो जजमेंट देना चाहे डिक्री के हमारी अपील के ऊपर वो जैसे मुनासिब समझेगी, जिस वे में मुनासिब समझेगी वो दे सकती है। वो कोई ऑर्डर जो है वो जारी कर सकती है, ठीक है। फिर इसके अलावा वो जो है जौन सा मुनासिब समझेगी वो तरीक़ाकार यूज़ कर लेगी। अब इसके अंदर 34 हमारा रूल है वो है डिसेंट टू बी रिकॉर्डेड। डिसेंट का मतलब यहाँ पे होता है कोई ऐसी चीज़ के जजेस जो है वो मिलके फैसला कर रहे थे, उनमें से कुछ जजेस ऐसे हैं जो उस चीज़ से एग्री नहीं है, तो वो अपने जो रीज़न्स हैं वो अलहदा से रिकॉर्ड कर देंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अंदर चीज़ें ये थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है डिक्री इन अपील। 35 डेट एंड कंटेंट्स ऑफ डिक्री। The decree of the appellate court shall bear date the day on which the judgment was pronounced। बाकायदा तौर पर डेट और कंटेंट्स ऑफ डिक्री एडिड होंगे। The decree shall contain the number of the appeal, the names and the descriptions of the appellant and respondents। फिर अगेन वही चीज़ आती है जिस तरह से हमारे असूल में हम पढ़ते हैं कि चीज़ें किस तरह से सूट की ऐड की जाएंगी, सेम उसी तरीके से डिग्री की भी अंदर ऐड कर दी गई हैं कि डेट ऐड होगी, फिर जो भी मुआद अंदर मौजूद है, ठीक है, नंबर ऑफ अपील, फिर नेम, डिस्क्रिप्शंस ऑफ अपीलेंट एंड रिस्पोंडेंट के नेम। द डिग्री शैल आल्सो स्टेट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन द अपील एंड बाय होम और आउट ऑफ द व्हाट प्रॉपर्टी। अब जो अमाउंट कॉस्ट की गई थी उसका बाकायदा तौर पर बयान होगा, किस प्रॉपर्टी से ली गई है उसका बयान होगा। तो हमारी डिक्री है साइंड होगी, डेटेड दिया जाएगा जज की तरफ से। और 4 की जो है वो दूसरा उसमें बताया गया है कि अगर जजेस जो हैं वो डिसेंटिंग थे किसी चीज़ के मतलब तो वो बाकायदा तौर पर उसको भी इन रिटर्न शेप में बयान किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कॉपीज ऑफ जजमेंट एंड डिक्री टू बी फर्निश टू पार्टीज। 36 है सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ जजमेंट एंड डिक्री इन अपील शैल बी फर्निश टू बी पार्टीज ऑन एप्लीकेशन टू द अपीलेट कोर्ट एंड एट देयर एक्सपेंस। अब कॉपीज ऑफ जजमेंट जो है वो थ्रू एप्लीकेशन फ्राहम की जाएंगी अपीलेट कोर्ट, एप्लीकेशन ऑफ द अपीलेट कोर्ट पे, और ये जो एक्सपेंसेस हैं ये फ्राहम करेगा रिस्पोंडेंट। उसके बाद है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिक्री टू बी सेंड टू कोर्ट हुज डिक्री अपील्ड फ्रॉम। अब जिस कोर्ट के डिक्री के अगेंस्ट अपील दायर की गई थी तो इसमें बयान किया गया है कि उसको एक सर्टिफाइड कॉपी जो है भिजवा दी जाएगी। ये हमारा रूल 37 जो है वो बयान करता है। अब इसके अंदर था 38 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट की अमेंडमेंट आई है तो उसका बयान अंदर किया गया है। एन एड्रेस फॉर सर्विस फाइल्ड अंडर ऑर्डर 7। अच्छा जी, अब जो हमारा रूल 38 है बेसिकली वो हमारे ऑर्डर 7 के कुछ असूल हैं, ठीक है, उसी को फॉलो करने का कहता है कि जो असूल 7 में किए थे वही हम इधर ही फॉलो करेंगे। कौन कौन से रूल्स हैं? रूल 21, 22 आ जाता है, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड जो असूल हैं, ठीक है, वो वहाँ पर बयान किए जाएंगे। रूल 19 है, फिर ऑर्डर 8 का रूल 11 है, रूल 7 का रूल ऑर्डर 7 का रूल 22 है। तो वो प्रोसीडिंग्स के अंदर जैसे जैसे वहाँ पर ड्राफ्टिंग और प्लीडिंग के असूल बताए गए हैं, ठीक है, हमारी अपील के कुछ मामलात के अंदर भी सेम उसी तरीके से चीज़ें बताई गएंगी, वैसे ही लिस्ट बनाई जाएगी, वैसे ही जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी लिस्ट बनाई जाएगी, उनकी लिस्ट ऑफ एड्रेसेस बनाई जाएगी। तो इस सिलसिले में 21, 22, 23, 24 और 25 जो ऑर्डर 7 के रूल्स हैं वो बहुत अहमियत के हामिल है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपील के अंदर क्या ऑर्डर 7 के ये रूल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो ये जो रूल्स हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो 38 बहुत हद तक हमारे जो ऑर्डर 7 है उसको सपोर्ट करता है। तो ये था हमारा ऑर्डर 41 जो कि डिक्री की एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जो स्टे होता है अपील के दौरान, ठीक है, उसको मद्देनज़र रखता है, उसको कैसे डील किया जाएगा, कॉपीज़ कैसे फराहम की जाएंगी, अपीलेंट कोर्ट के क्या इख्तियारात होंगे, लोअर कोर्ट के क्या इख्तियारात होंगे, एग्जीक्यूशन करने वाली जो कोर्ट है वो
किस तरह से मामलात को डील करेगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें बयान की गई हैं। होप्स हो कि आपको ये ऑर्डर जो है वो क्लियर हो गया होगा इसकी सेंस, और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने साथ साथ बता दिए हैं। सो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।